नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर पुनः एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने अपने पिछले 2 वीडियोज़ में संविधान सभा पर विस्तृत चर्चा की और अभी हमारी चर्चा इस विषय पर थोड़ी सी और शेष है। अपने लास्ट लेक्चर में हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान अधिनियमित किया, जिसे 26 जनवरी 1950 को भारत में पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। इसके 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू हुए और शेष सभी अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। हमने यह भी देखा कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इस 24 जनवरी 1950 को जो अंतिम बैठक हो रही है उसमें 284 लोगों ने 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। प्रथम हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया। ये सभी हम नोट कर चुके हैं और अच्छे से समझ चुके हैं। इस अंतिम बैठक में और भी कई कार्य हुए थे। तो इस अंतिम बैठक में और क्या काम हुआ था? तो जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार इसी अंतिम बैठक में यानी 24 जनवरी 1950 को ही किया गया था। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया, तो 24 जनवरी 1950 को इसे स्वीकार किया गया। 24 जनवरी 1950 को हुई अंतिम बैठक में राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया। तो अंतिम बैठक में संविधान पर हस्ताक्षर हुए, इसी अंतिम बैठक में राष्ट्रगान को भी स्वीकार किया गया है। इसके अलावा 24 जनवरी 1950 को एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ है और वो है कि इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा ने भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया। तो क्या निर्वाचन हुआ था? जी हाँ, इनका पूरी निर्वाचन की प्रक्रिया का पालन करने के उपरांत इनका निर्वाचन हुआ था। इन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया था। इनके विरोधी केटी शाह ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया था और राजेंद्र प्रसाद और केटी शाह के बीच में चुनाव हुआ था और उस चुनाव में राजेंद्र प्रसाद जी विजयी रहे और राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति बने। तो एक बार नोट कीजिए, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रपति का संसद के रूप में कार्य करते हुए राष्ट्रपति का चुनाव किया। कल बताया था ना कि संविधान सभा संसद के रूप में भी कार्य करती थी और जब संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती थी तो मावलंकर जी इसकी अध्यक्षता करते थे। तो संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति का चुनाव किया है। ध्यान रखिएगा, विपक्षी थे केटी शाह को पराजित करने के उपरांत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस देश के पहले राष्ट्रपति बने। एक बात बताइए कि जो कल हमने अनुच्छेद पढ़े थे कि 26 नवंबर 1949 को कुछ अनुच्छेद लागू हुए, जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। ये वे संविधान हैं जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए। इसके अलावा सभी संवैधानिक अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू हुए।
तो फिर राष्ट्रपति का चुनाव कैसे कर लिया आपने? क्योंकि ये जो अनुच्छेद हमने लिखे हैं इसमें सिर्फ अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति से संबंधित है, और वो तो शपथ की बात करता है, न वो चुनाव की बात करता है, न वो निर्वाचन प्रक्रिया की बात करता है, न वो अहर्ताओं की बात करता है। वो तो सिर्फ ये कहता है कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाएगी, और शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। तो फिर हमने संविधान सभा में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे कर लिया? तो देखिए, ये जो संविधान के जो अनुच्छेद लागू किए गए हैं ये बहुत सोच समझ के किए गए हैं। यदि 52, 53, 54, 55 अनुच्छेदों के हिसाब से हम राष्ट्रपति का चुनाव करते तो उस समय राष्ट्रपति का चुनाव संभव नहीं था, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में हम आगे पढ़ेंगे कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। इसके अलावा प्रांतीय विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है राष्ट्रपति के चुनाव की, तो जो उस समय संभव नहीं था, इसलिए अनुच्छेद 380 को लागू किया गया। और 380 काम चलाऊ राष्ट्रपति, अंतरिम राष्ट्रपति की बात करता है। और इसी अनुच्छेद के तहत संविधान सभा ने राष्ट्रपति का चुनाव किया। तो आपसे पूछे कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जो राष्ट्रपति का चुनाव किया था वो किस अनुच्छेद के तहत किया था? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 380। हालांकि यहाँ में मैंने कुछ शब्दों का हेर फेर किया है जिसे हम प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। तो आप एक क्वेश्चन नोट कीजिए। आप एक प्रश्न नोट कीजिए। 26 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। वे थे भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति स्थानापन्न राष्ट्रपति अंतरिम राष्ट्रपति या फिर संविधान सभा द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति। संविधान सभा द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति। तो ये जो चुनाव हुआ है 24 जनवरी 1950 को, जिसके तहत 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति बने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वे क्या थे? क्या वे कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, वे स्थानापन्न राष्ट्रपति थे, या अंतरिम राष्ट्रपति थे, या संविधान सभा द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति थे? तो देखिए, कार्यवाहक राष्ट्रपति तो वो नहीं थे, क्योंकि कार्यवाहक राष्ट्रपति जैसा कोई शब्दावली संविधान में नहीं लिखी गई। इवन जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, वे त्याग पत्र दे देते हैं, या किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करते हैं, उन्हें भी कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं कहा जाता। आम बोलचाल की भाषा में हम कह देते हैं कि वे कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, पर वे वास्तव में राष्ट्रपति ही कहलाते हैं। स्थानापन्न राष्ट्रपति तो कुछ होता ही नहीं। अंतरिम संसद होती है। अक्सर हम कहते हैं कि राजेंद्र प्रसाद अंतरिम राष्ट्रपति थे। क्यों? क्योंकि पूर्णकालिक संसद बनने तक संसद ने अंतरिम संसद के तौर पर कार्य किया, तो वहाँ से हम ये टर्म उठा लेते हैं। लेकिन संविधान में अंतरिम राष्ट्रपति जैसा कोई शब्द नहीं लिखा है। 300 अनुच्छेद में जो शीर्षक लिखा हुआ है वो लिखा है संविधान सभा द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 380 के तहत
राजेंद्र प्रसाद जी का राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन हुआ है। और कौन से राष्ट्रपति के रूप में? संविधान सभा द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति। और जब वे संविधान के पूर्णकालिक अनुच्छेदों के माध्यम से भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनेंगे, तब तक उन्होंने संविधान सभा के निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। एक प्रश्न आता है कि ये जो निर्वाचन हो रहा है तो इसमें कोई ना कोई निर्वाचन अधिकारी भी रहा होगा। तो राष्ट्रपति का ये जो निर्वाचन हो रहा है, इसमें निर्वाचन अधिकारी कौन थे? तो आप नोट कर लीजिए और ध्यान रखिएगा, HVR अयंगर। HVR अयंगर ने निर्वाचन अधिकारी के तौर पर कार्य किया है। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी ने शपथ ली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। चलिए, ये तो बात हो गई राष्ट्रपति के निर्वाचन की। अब मुझे आप एक बात बताइए, हम कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र घोषित किया गया। अच्छा, पहले चलिए शपथ पर ही कुछ चर्चा कर लेते हैं, इस बारे में बाद में चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति ने ये जो शपथ ली है ना, ये शपथ दिलाई किसने है? तो अनुच्छेद 60 को तो हम लागू कर चुके हैं, तो हरिलाल जे कानिया ने इन्हें शपथ दिलाई है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कानिया। तो हरिलाल जे कानिया ने ही राजेंद्र प्रसाद जी को शपथ दिलाई है। यहाँ नोट कर लीजिए, हरिलाल जे कानिया या हीरालाल जे कानिया, ये कन्फ्यूज़न मैं दूर कर चुका हूँ, लिखवा चुका हूँ इनके नाम के साथ में, कि हीरालाल जे कानिया भी मिलता है इनका नाम और हरिलाल जे कानिया भी मिलता है। तो हीरालाल जे कानिया ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई है। अब देखिए, अनुच्छेद 60 हमने लागू कर दिया, लेकिन अनुच्छेद 60 कहता क्या है? अनुच्छेद 60 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश व उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश जो भी उपस्थित हो शपथ दिलाएंगे। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कि भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे, और यदि मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश उपस्थित है, नंबर 1 नहीं है तो नंबर 2, नंबर 2 नहीं है तो नंबर 3, सो ऑन, जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश उपस्थित है वो शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी शपथ ले रहे हैं 26 जनवरी 1950 को, और सुप्रीम कोर्ट का गठन होगा 28 जनवरी 1950 को। यानी कि 26 जनवरी 1950 को तो सुप्रीम कोर्ट है ही नहीं भारत के अंदर, और जब सुप्रीम कोर्ट नहीं है तो ना ही मुख्य न्यायाधीश होंगे और ना ही वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो फिर कैसे शपथ दिलाई, क्यों शपथ दिलाई हीरालाल जे कानिया ने? तो आपको याद होगा, जब मैंने आपको 1935 का अधिनियम पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि इस अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जो भारत की सबसे बड़ी न्यायालय थी। मैंने आपको वहाँ बताया था कि एपेक्स बॉडी नहीं थी, सर्वोच्च संस्था नहीं थी, इसके निर्णयों के विरुद्ध लंदन की प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती है, पर भारत की सबसे बड़ी अदालत थी, और उसके 4 मुख्य न्यायाधीश हुए हैं, जिसमें से प्रथम थे मॉरिस ग्वेर
और अंतिम व एकमात्र भारतीय थे हीरालाल जे कानिया। और 28 जनवरी तक इस संघीय न्यायालय ने कार्य किया और 28 जनवरी से सुप्रीम कोर्ट का गठन हो गया। इस संघीय न्यायालय के सारे केसेस, भाई इसमें कितने सारे केसेस होंगे जो पेंडिंग होंगे, कितने सारे जजेस होंगे, कितने सारे वकील होंगे, तो ये सब एज इट इज सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो गए। तो हीरालाल जे कानिया जब शपथ दिला रहे हैं तो वे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं है बल्कि संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है। मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है। कोई डाउट? संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हरिलाल जे कानिया ने भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ दिलाई है। चलिए अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए। हम कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ। तो ऐसा क्यों? 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र क्यों हुए, 15 अगस्त 1947 को क्यों नहीं? सोचिए, विचार कीजिए और बताइए कि 26 जनवरी 1950 को ही हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? क्यों कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र हुए? क्या इसलिए कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ? तो आज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर आपके माइंड में है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो संविधान के लागू होने का और गणतंत्र होने का आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो फिर 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना, इसका क्या तात्पर्य है? पहले तो आप दो शब्दावलियों को समझिए। एक है लोकतंत्र और एक होता है गणतंत्र। लोकतंत्र और गणतंत्र, तो देश, हर वो देश जो लोकतंत्र होगा वो गणतंत्र भी होगा, लेकिन हर वो देश जो गणतंत्र होगा वो लोकतंत्र हो, हर गणतंत्र राष्ट्र लोकतंत्र होगा, किंतु हर लोकतंत्र राष्ट्र गणतंत्र हो यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसको फिगर को दोबारा बना लीजिए या आप समझिए, इसको लिख लीजिए। चलिए आप ऐसे लिखिए, हर गणतंत्र राष्ट्र, नोट करके लिख लीजिए, हर गणतंत्र राष्ट्र लोकतंत्र होता है या लोकतांत्रिक राष्ट्र होता है, लोकतांत्रिक राष्ट्र होता है, किंतु यह आवश्यक नहीं कि हर लोकतांत्रिक राष्ट्र गणतंत्र हो। गणतंत्र हो। देखिए, इसको आपको समझाता हूं। अमेरिका, ब्रिटेन और भारत, हम 3 एग्जाम्पल लेते हैं, यूएसए, भारत और ब्रिटेन। यूएसए लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है, क्योंकि गणतंत्र है तो लोकतंत्र तो होगा ही होगा, क्योंकि हर गणतंत्र राष्ट्र लोकतांत्रिक राष्ट्र होता है।
भारत भी लोकतंत्र है और गणतंत्र भी है, क्योंकि गणतंत्र है तो लोकतंत्र, गणतंत्र बनने की पहली शर्त है कि आपको लोकतांत्रिक राष्ट्र होना होगा। पर होता क्या है यह भी चर्चा करेंगे। आप ये देखिए कि ब्रिटेन लोकतंत्र तो है पर गणतंत्र नहीं है, क्योंकि हर लोकतांत्रिक राष्ट्र गणतंत्र हो ये आवश्यक नहीं है। देखिए एग्जाम्पल ब्रिटेन आ गया आपके सामने। लोकतांत्रिक राष्ट्र वे राष्ट्र होते हैं जो अपनी सरकार चुनते हैं, सरकार चुनते हैं। अमेरिका में सरकार चुनाव के द्वारा चुनी जाती है, भारत में सरकार चुनाव के द्वारा चुनी जाती है, ब्रिटेन में भी सरकार चुनाव के द्वारा चुनी जाती है। ठीक है, तो चुनाव लोकतंत्र यानी लोक, जनता अपने लिए सरकार चुनती है। जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा लोकतंत्र कहलाता है। यानी जनता जनता में से अपने लिए सरकार चुनती है। पर गणतंत्र वे राष्ट्र होते हैं जहां राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव हो, राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव हो। अमेरिका में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है जिसका चुनाव होता है जनता के द्वारा, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, दैट्स नॉट मैटर। भारत में भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है, भारत का अध्यक्ष राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष होता है। पर ब्रिटेन में चुनाव नहीं होता, न प्रत्यक्ष न अप्रत्यक्ष, वहां वंशानुगत है। राजा राष्ट्राध्यक्ष होता है और राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बनता है। यानी वे अपने अध्यक्ष का चुनाव नहीं करते, इसलिए वे गणतंत्र नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप अध्यक्ष का चुनाव तो करते हैं पर सरकार का नहीं करते, सरकार वंशानुगत हो, ये तो संभव नहीं है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हर गणतंत्र राष्ट्र लोकतांत्रिक होता है, किंतु यह आवश्यक नहीं कि हर लोकतांत्रिक राष्ट्र गणतंत्र हो। तो गणतंत्र का संबंध राष्ट्राध्यक्ष के चुनाव से है। और 26 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी, इसलिए हम 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। राष्ट्रपति की शपथ के कारण 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस मनाते हैं। कितना अच्छा प्रश्न बनेगा कि कथन दे रखा हो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आदत पड़ गई 26 जनवरी के साथ 1950 लगाने की पिछले 2-3 दिन में। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और कारण है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। तो ध्यान रखिए कथन सही है पर कारण गलत है, क्योंकि कारण क्या है, 26 जनवरी 1950 को हमने अपने राष्ट्रपति का चुनाव किया था पहली बार। उस दिन उन्होंने शपथ ली थी, हमें राष्ट्रपति प्राप्त हुआ, हमारे राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव जनता ने किया, हम गणतंत्र बने, इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। मुझे लगता है कि अब आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा। तो 24 जनवरी 1950 को हमने संविधान पर हस्ताक्षर किए, जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। तीसरा कार्य हमने किया राष्ट्रपति का चुनाव। उस दिन एक काम और हुआ था और वह कार्य था मरप्पा कुमार और वीएस परमार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। मरप्पा कुमार, छुपे हुए क्वेश्चनों को इंपॉर्टेंट कर लेना चाहिए। अगर आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो छुपे हुए क्वेश्चन आते हैं। तो मरप्पा कुमार और वीएस परमार को नया सदस्य बनाया गया संविधान सभा का। अब आप कहोगे कि सर आज तो संविधान सभा की आखिरी बैठक है, आज के बाद तो संविधान सभा कभी मिलेगी नहीं, तो इन नए सदस्यों को बनाने का क्या औचित्य है। तो भाई संविधान सभा संविधान के रूप में कार्य करना आज से बंद करेगी, संविधान सभा के रूप में।
किंतु अंतरिम संसद के रूप में अभी वह कार्य करती रहेगी लंबे समय तक, लगभग 2-2.5 साल। तो इन्हें सदस्य बनाया गया है क्योंकि अभी कार्य खत्म नहीं हुआ सदन का और वैकेंसी हो गई है। 2 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है, उनकी जगह पे मरप्पा कुमार और वीएस परमार को नया सदस्य बनाया गया है। तो ये थे 24 जनवरी 1950 को किए गए कार्य। अब चलते हैं हम अपने उस टॉपिक की ओर जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। हेडिंग लगाइए, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। देखिए, हम यहाँ सिर्फ भीमराव अंबेडकर के ऊपर उतनी ही चर्चा करेंगे जितनी आवश्यक है हमारी पॉलिटी की दृष्टि से और जितने प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। इनके जन्म पर, इनकी माता पिता पर, इन्होंने शिक्षा कहाँ से ग्रहण करी, इनको इंग्लैंड किसने भेजा, किसने इनकी सहायता करी, इस तरह के किसी भी प्रश्न पर हम चर्चा नहीं करने वाले, क्योंकि ये न तो एग्ज़ाम में आते हैं और ना ही पॉलिटी की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। यह हम चर्चा करेंगे सिर्फ पॉलिटी की दृष्टि से। तो देखिए, संविधान सभा के सदस्य थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर कहाँ से जीत करके संविधान सभा के अध्यक्ष बने। और ऑप्शन होता है मद्रास, बम्बई, बंगाल, बिहार। अब यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों को, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है कि बम्बई से भी जीते हैं और बंगाल से भी जीते हैं। अब बम्बई टिक करें कि बंगाल, तो अब आप नोट कीजिए, फिर आपको समझाता हूँ। भीमराव अंबेडकर ने बम्बई से चुनाव लड़ा। बम्बई से चुनाव लड़ा। जब संविधान सभा के इलेक्शन चल रहे थे, तो कई फेजेस में इलेक्शन चले हैं, तो उन्होंने बम्बई से चुनाव लड़ा। वह हार गए। हार गए मतलब उनके संविधान सभा में पहुंचने के मार्ग बंद हो गए। तब मुस्लिम लीग, क्योंकि ये कांग्रेस विरोधी थे और मुस्लिम लीग भी कांग्रेस विरोधी थी, कहते हैं ना दुश्मन का दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो ये मुस्लिम लीग की सीट पर, एक मुस्लिम लीग की सीट थी जैसूर कुलना। जैसूर कुलना, और पूर्वी बंगाल में पड़ती है ये सीट। पूर्वी बंगाल मतलब बांग्लादेश से सीट जीत कर आए। जीत कर संविधान सभा में आए। अब पहुंच गए ये संविधान सभा में, कार्य कर रहे हैं, बढ़िया चल रहा है सब कुछ। लेकिन हुआ क्या कि स्वतंत्रता के पश्चात ये क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। पाकिस्तान में चला गया मतलब ये सीट खाली हो गई और भीमराव अंबेडकर एक बार फिर संविधान सभा से बाहर हो गए। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक हैं। ये संविधान के जानकार थे, दुनिया के 60 देशों का संविधान इन्हें कंठस्थ था। तो इनका संविधान सभा में होना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी से बात की, और राजेंद्र प्रसाद जी के मित्र थे बॉम्बे के प्रधानमंत्री बीजी खैर। बॉम्बे के प्रधानमंत्री बीजी खैर, मैं सही बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री, कोई गलती नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ। उस समय प्रांतों के जो आज मुख्यमंत्री होते हैं उस समय प्रधानमंत्री कहलाते थे। प्रांतों के हेड को भी प्रधानमंत्री ही कहते थे। तो बॉम्बे प्रांत के प्रधानमंत्री बीजी खैर को उन्होंने पत्र लिखा और उनके कहने पर बॉम्बे से जयकर जी ने अपनी सीट पर खाली कर दी, इस्तीफा दे दिया। मध्यवर्ती चुनाव हुआ उस सीट पर और बम्बई की सीट से जीतकर फिर संविधान सभा में पहुंचे। तो देखिए कितना है, पहले बम्बई से लड़े, चुनाव हार गए, फिर पूर्वी बंगाल से लड़े, जीतकर संविधान सभा में पहुंचे, सीट खाली हो गई, फिर बाहर आ गए। बीजी खैर ने जयकर को बोला, जयकर ने इस्तीफा दिया बम्बई सीट से, चुनाव लड़ा, बम्बई से जीतकर फिर पहुंचे। तो ये आपको अच्छे से पता होगा, तभी आप प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे।
स्वतंत्रता के पश्चात यह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। अर्थात अब सरदार भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। तब राजेंद्र प्रसाद जी ने बंबई के प्रधानमंत्री बीजी खैर को पत्र लिखा। बंबई के प्रधानमंत्री बीजी खैर को पत्र लिखा और उनके कहने पर जयकर ने बॉम्बे सीट खाली कर दी। बॉम्बे सीट खाली कर दी। वह बॉम्बे की सीट से जीतकर जयकर अंबेडकर संविधान सभा में पहुंचे। पुनः पहुंचे। तो देखिए अब ऐसा देखिए कि अगर ऑप्शन में बंगाल दिया हुआ है और बंबई नहीं दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप बंगाल को टिक कर देंगे। पर यदि बंगाल दिया हुआ है और बंबई भी दिया है तो आप बंबई टिक करेंगे, क्योंकि वो तो पूर्वी बंगाल था। पर यदि पूर्वी बंगाल और बंबई दोनों दिया हुआ है तो आप बंबई को वरीयता देंगे। ध्यान रखिएगा, उस केस में आप बंबई को वरीयता देंगे, क्योंकि संविधान सभा में जो लंबा समय अंबेडकर ने बिताया है वो बंबई की सीट पर बिताया है। और दूसरी बात, बंबई अब भारत का हिस्सा है और एग्ज़ाम भी तो भारत में ही हो रहा है, तो बंबई की सीट को आप ज़्यादा वरीयता देंगे। ठीक है। अब अंबेडकर की कुछ किताबें हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इनकी कुछ बुक्स हैं, नोट कर लीजिए। 5-6 बुक्स हैं, आपको याद होनी चाहिए। बहुत बढ़िया बुक्स हैं, आपको मौका मिले तो पढ़िएगा ज़रूर। हिंदू धर्म की पहेलियाँ, इसके अलावा इन्होंने बुक लिखी थी द अनटचेबल, हु आर शूद्रास, शूद्र कौन हैं। एक इनकी बुक थी कांग्रेस व गांधी, कांग्रेस व गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया। कांग्रेस व गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया। और एक बुक है इनकी पाकिस्तान पर विचार। पाकिस्तान के निर्माण से पहले ही उन्होंने लिख दी है ये बुक, यानी अंबेडकर जानते थे कि पाकिस्तान तो बन के रहेगा। तो हिंदू धर्म की पहेलियाँ, द अनटचेबल, हु आर शूद्रास, कांग्रेस व गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, ये सारी बुक अंबेडकर की हैं और आपको इनके नाम पता होने चाहिए। इसके अलावा अंबेडकर को कुछ उपाधियां दी जाती हैं, कुछ नामों से इन्हें संबोधित किया जाता है, जैसे कि संविधान का जनक या जननी या संविधान का पिता कहा जाता है इन्हें।
संविधान का जनक या फिर जननी कहते हैं इन्हें। आधुनिक भारत का मनु, भारत में विधि के ऊपर लिखी हुई पहली किताब मानी जाती है मनुचरित। तो आधुनिक भारत का मनु, इन्हें, ये लॉ के बहुत बड़े जानकार थे, लगभग 60 देशों का संविधान तो इन्हें कंठस्थ था, खड़े होकर बता देते थे संविधान सभा में कि उस देश के संविधान के इस अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है। इनसे बहस करने वालों को सोचना पड़ता था। तो आधुनिक भारत का मनु कहते हैं इन्हें। दलित थे पर अपने ज्ञान के कारण इन्हें पंडित अंबेडकर कहा जाता था। कहते थे कि पंडित क्या ज्ञानी होता होगा जो अंबेडकर है, पंडित अंबेडकर। और इन्हें दक्ष पायलट कहा जाता है। दक्ष पायलट इन्हें संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कहना था, जिस प्रकार एक एयरवेज कंपनी एक दक्ष पायलट को हायर कर उसे प्लेन की समस्त जिम्मेदारी दे देती है और उस पायलट पर अब प्लेन के सभी पैसेंजरों के जीवन की जिम्मेदारी होती है, कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है, उसी प्रकार मैंने अध्यक्ष के रूप में प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को बना दिया और अब एक दक्ष पायलट की भांति वे इस सभा को चलाएंगे, मैं निश्चिंत हो गया हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में कथन जारी करते हुए कहा था कि अध्यक्ष के तौर पर यदि मुझसे अपने जीवन में सबसे बढ़िया कोई कार्य हुआ है तो वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नियुक्ति है। तो दक्ष पायलट अगर आपसे पूछे किसने कहा था तो वो राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था। इनके बारे में कहा जाता है, महावीर प्रसाद त्यागी ने कहा था, इनके बारे में कहा जाता है कि भारत एक संविधान एक साकार चित्र है। संविधान एक साकार चित्र है, यानी अगर संविधान कोई चित्र है, संविधान यदि एक साकार चित्र है तो उस चित्र को भीमराव अंबेडकर ने बनाया है, तो उसे उकेरने का कार्य भीमराव अंबेडकर ने किया है। उसे उकेरने का कार्य अंबेडकर ने किया है। ठीक है, तो ये थी चर्चा भीमराव अंबेडकर के बारे में। अब एक नोट और डाल लीजिए आप, उसके बाद हम फिर संविधान सभा की आलोचनाओं के ऊपर चले जाएंगे और उसी के साथ संविधान सभा हमारी समाप्त हो जाएगी। एक नोट डाल लीजिए, 1979 से 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। राजस्थान के लक्ष्मीमल सिंघवी जी ने सुझाव दिया था कि 26 नवंबर को हम क्यों ना विधि दिवस के रूप में मनाएं। 26 जनवरी के याद महत्व को तो हमने याद ताज़ा रखने के लिए 26 जनवरी को संविधान लागू कर दिया, पर 26 नवंबर की तो उस महत्वपूर्ण तिथि का क्या है जो इस पर हमने संविधान बना करके उसका निर्माण पूरा किया था और अधिनियमित किया था संविधान को। प्रस्तावना में भी डेट लिखी हुई है 26 नवंबर, उसे हम भूलते जा रहे हैं। तो इसे भी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। तो 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, विधि दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। मनाया जाने लगा 2015 में मोदी सरकार ने विधि दिवस का नाम बदल करके संविधान दिवस कर दिया। 2015 से इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आशा करता हूँ कि संविधान सभा से रिलेटेड सारे इफेक्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम चर्चा कर लेते हैं संविधान सभा की आलोचनाओं पर। तो आप एक हेडिंग लगा लीजिए, संविधान सभा की आलोचनाएं। संविधान सभा की आलोचना। ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं सिर्फ संविधान सभा की आलोचनाओं पर चर्चा करूंगा, संविधान की आलोचनाओं पर नहीं। जब हम संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे तब हम संविधान की आलोचना पर चर्चा करेंगे, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। अभी हम सिर्फ 4 या 5 आलोचनाएं देखेंगे और वो सभी संविधान सभा से रिलेटेड हैं। ठीक है, संविधान की आलोचनाओं को हम अलग से पढ़ेंगे। तो पहली आलोचना पे अगर हम गौर करें तो आपको याद होगा कि प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया और मुस्लिम लीग संविधान सभा में नहीं आई। रियासतों को अपना भविष्य तय न होने के कारण उन्होंने भी संविधान सभा की प्रथम बैठक में आने से इनकार कर दिया। प्रथम नहीं, कुछ और बैठकों तक रियासतों ने अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे। तो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा कि संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। मतलब भारत में बना रहे हो आप संविधान, न तो आपकी ये रियासतों के प्रतिनिधि आ रहे हैं, न मुस्लिम लीग आ रही है, कांग्रेस और कुछ चंद छोटी छोटी पार्टियां बैठी है संविधान बना रही हैं। तो अगर यही संविधान बनाना था तो कांग्रेस ने अपने ऑफिस में क्यों नहीं बना लिया? ऐसा कहना था चर्चिल का कि संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। प्रथम बैठक में या प्रथम बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। इस पर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री इस पर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री इस पर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा कि संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। जिसकी दुल्हन ही गायब है। ठीक है, ये थी इसकी पहली आलोचना। दूसरी आलोचना करते समय कहा जाता है कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। आलोचकों ने एक दलील देते हुए कहा कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं है, क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों ने वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया। ये प्रतिनिधि सभा नहीं है। आलोचकों का ये कहना कुछ हद तक ठीक भी है, किंतु उस समय के भारत की परिस्थितियों को देखते हुए जो भी किया गया वो सर्वोत्तम था। यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ा गया, किंतु प्रत्येक समुदाय, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, एससी हो, एसटी हो, एंग्लो इंडियन हो, जैन हो, बुद्ध हो या कोई और कम्युनिटी हो, सभी को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है।
यानी एक अच्छी कोशिश की गई थी कि एक ऐसी संविधान सभा बनाई जाए कि यदि इसका इलेक्शन कराया जाता तो कुछ कुछ ऐसी ही संविधान सभा बनकर तैयार होती। देखिए, उन परिस्थितियों में इलेक्शन तो संभव नहीं था, दंगे चल रहे हैं भारत के अंदर, तो ये कहना कि ये प्रतिनिधि निकाय नहीं थी कुछ हद तक ठीक हो सकता है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं। तीसरी आलोचना करते समय कहा जाता है कि संविधान सभा संप्रभु नहीं थी। संविधान सभा संप्रभु नहीं थी। संप्रभु का मतलब क्या होता है? आज भारत संप्रभु संपन्न राष्ट्र है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि भारत के आंतरिक मामलों में किसी को दखल देने का अधिकार नहीं है। पर इनका कहना था कि जो संविधान सभा थी उसका निर्माण तो अंग्रेजों के बनाए अधिनियम के द्वारा, कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के द्वारा हुआ, और गुलामी के काल में ही संविधान सभा ने बैठकें करना प्रारंभ किया। और संविधान सभा जब बैठक करती थी तो अंग्रेजों से परमिशन लेती थी। देखिए, ये भी ईमानदारी से की गई आलोचना नहीं है। देश की परिस्थिति ऐसी है कि अभी हम गुलाम हैं, स्वतंत्र नहीं हुए। या तो हम स्वतंत्रता हासिल करें और फिर संविधान का निर्माण करें तो गणतंत्र की राह में और देरी हो जाएगी, या फिर स्वतंत्रता प्राप्त होने वाली है, हमें पता है, तो क्यों ना हम अपने संविधान का निर्माण प्रारंभ कर दें ताकि समय रहते हमें संविधान प्राप्त हो जाए। तो उन परिस्थितियों में निर्माण अगर संविधान सभा का होगा तो अंग्रेजों के प्रावधानों के तहत ही होगा। फिर भी संविधान सभा में सभी भारतीय थे, क्रिप्स मिशन को नहीं माना गया, अगस्त प्रस्ताव को नहीं माना गया, तो फिर इसे संप्रभु बनाने की पूरी ईमानदारी से कोशिश की गई है। और संविधान सभा के कार्यों में कहीं भी ब्रिटिश सरकार की कोई दखल नहीं थी। पूर्ण रूप से संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा किया गया है। तो ये आलोचना भी गलत हो जाती है कि संप्रभुता का अभाव था। पूर्ण रूप से नहीं, पर बहुत हद तक ये भी गलत आलोचना है। इसके अलावा एक आलोचना की जाती है समय की बर्बादी। देखिए, ये कहा जाता है कि भारत का संविधान बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगा लिया गया। आलोचकों के अनुसार, इसमें लिखिए आप थोड़ा सा, आलोचकों के अनुसार संविधान सभा के निर्माण में बहुत ज़्यादा समय लगा। संविधान सभा के निर्माण में आवश्यकता से अधिक समय लगा। अब ऐसा क्यों कहते हैं आलोचक? तो कुछ आलोचकों ने यूएसए का एग्जाम्पल दिया है। आलोचकों का कहना है कि यूएसए का जो संविधान है वो मात्र 4 महीने में बनकर तैयार हो गया, और आपका संविधान लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। प्रारूप समिति ने 114 दिन तक विचार विमर्श किया, प्रारूप पर विचार विमर्श करा। इस वजह से प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहा गया कि ये तो पैसा खर्च करने के लिए बनाई गई थी। अपवहन समिति कहा गया। अब अगर इस पर भी आप देखें तो आप अमेरिका के संविधान की बात करते हैं तो अमेरिका में कुल 7 अनुच्छेद हैं, भारत में 395 अनुच्छेद हैं। अमेरिका का संविधान विश्व के सबसे छोटे संविधानों में से एक है, और भारत का संविधान विश्व के सबसे बड़े संविधान में से एक है। अमेरिका में सिर्फ केंद्र के लिए संविधान बना है, बाकी प्रांतों के सभी के संविधान अलग अलग हैं, जबकि भारत में समस्त राष्ट्र के लिए एक संविधान बनाया गया है। तो यूएसए के संविधान को बनाने में जो समय लगा और भारत के संविधान को बनाने में जो समय लगा, उनकी तुलना बेमानी है, नहीं की जानी चाहिए। कांग्रेस के प्रभुत्व के नाम से आलोचना की जाती है। एक विद्वान हुए हैं बहुत बड़े, ऑस्टिन साहब,
और उन ऑस्टिन साहब का कहना था कि संविधान सभा कांग्रेसों से भरी पड़ी थी, कांग्रेसियों से भरी पड़ी थी, और कांग्रेस ही संविधान सभा थी। हालांकि जब ऑस्टिन साहब ये कह रहे हैं तो वो आलोचनात्मक लैंग्वेज में नहीं कह रहे, वो उनका कहने का मतलब है कि कांग्रेस ही भारत है और कांग्रेस ही संविधान सभा है, यानी भारत का एक बहुत बड़ा दल है कांग्रेस, और भारत के बड़े बड़े नेता, जनता के बड़े बड़े प्रतिनिधि कांग्रेस में हैं, और संविधान सभा में भी कांग्रेस की ही जीत हुई है। तो कांग्रेस का प्रभुत्व तो संविधान सभा पर था, इस बात को तो हमें मानना पड़ेगा। तो कांग्रेस का प्रभुत्व, यहाँ पे आप इसमें नोट कर लीजिए, ग्रैनविल ऑस्टिन ने टिप्पणी करते हुए कहा कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, यानी संविधान भारत में दल ही एक है, छुटपुट बहुत सारे दल होंगे पर एक बड़ा दल है, वो है कांग्रेस। तो संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है, सभा ही कांग्रेस है, और कांग्रेस ही भारत है, और कांग्रेस ही भारत है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही भारत है, सभा ही कांग्रेस है, और कांग्रेस ही भारत है। जॉन साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे जॉन साइमन ने संविधान सभा को हिंदुओं की सभा कहा। अब आज भी तो देश में देखो तो किसी भी बड़ी पार्टी में जो मंत्रिमंडल होते हैं या संसद में या विधानसभाओं में जो सांसद या विधायक होते हैं, उनमें भी तो बहुमत हिंदुओं का ही होता है। तो देश में एक जनसंख्या की बड़ी आबादी हिंदू है, तो उसी रेशियो में हिंदू होंगे। तो जॉन साइमन ने संविधान सभा को हिंदुओं की सभा कहा। तो देखा जाए तो इन आलोचनाओं में कोई दम नहीं है, पर चूंकि है तो हमें पढ़नी पड़ेगी। चर्चिल ने भी हिंदुओं की सभा कहा, लेकिन कुछ अप्रत्यक्ष रूप से कहा, उन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा। उन्होंने कहा कि एक जाति की सभा है, संविधान सभा को एक जाति की सभा कहा। तो दोस्तों, ये हमने संविधान सभा की आलोचनाओं को पढ़ा। संविधान की भी बहुत सी आलोचनाएं की गई हैं, पर उसे हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे अपना अगला यूनिट संविधान सभा की विशेषताएं। तो आशा करता हूं कि संविधान सभा आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और संविधान सभा से बनने वाले कोई भी प्रश्न आपके लिए परेशानी का सबब नहीं बनेंगे, और इन प्रश्नों के उत्तर को आप एग्जाम में धुआं कर देंगे। फिर भी यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी प्रकार की किसी भी परेशानी का सामना हो, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और मैं उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगा। सेशन यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।